अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस्लामी। वालेकुम अस्सलाम। ओके वालेकुम अस्सलाम। students, I have checked the task that you have sent in the group. Inshallah, I will give you the detailed feedback tomorrow as it's off. We have only four classes, from Monday to Thursday. So we are going to have 3 off days: Friday, Saturday, and Sunday. These 4 days, 3 days are off in the sense that we are not going to conduct the classes. But you will start sending me the task, home task, all the tasks that I will share with you. I also provide you the feedback in the group, each and feedback on the each and every task of your all students. Okay. Someone else is राइट में। asking. Yes. So, but there was a general common mistake in all of your writing. There was a lot of grammatical mistakes. I will highlight each and every mistake, but I want to mention a rule in the start of the classes so that you can keep practicing the same rule in every writing. You should make a register and separate your register and write here grammar part whenever I mention a mistake, because now you are at this stage where you can't improve grammar just by reading or just by practicing separately, because you don't have much time to focus on grammar alone. So what you can do now, मतलब आप खाली ग्रामर पे तो काम नहीं कर सकते ना कि अब आप दोबारा से स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टिल टेंसेस एंड ऑल दिस थिंग. So how you can do, this is the only way to improve your grammar skills, कि when I will check your writing task and I will guide you कि यहाँ पे ये mistake है, इसको ऐसे correct करना है. आपको मैं रूल बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से के, जैसे लास्ट इन द लास्ट क्लास आई मेंशन दैट ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर टू. कल मैंने ये रूल आप लोगों को बताया. अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई एम श्योर. बट आप जब नोट डाउन करते हैं अपने रजिस्टर में, आप कहीं भी रैंडमली नोट डाउन कर लेते हैं. व्हेन यू हैव टाइम टू रिवाइज आपको मिलते ही नहीं, रूल्स अंदर मिक्स हो जाते हैं. हाउ यू कैन रिवाइज द होल रजिस्टर. सो अगर आपने एक सेपरेट पार्ट बनाया होगा ना अपने रजिस्टर में, आपने वहां पे रूल लिखे होंगे, जैसे कल ये रूल लर्न किया, आप वहां पे जाके लिख लें कि ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आफ्टर टू. सो जितने भी मैं आपको मिस्टेक्स में हाईलाइट करके रूल्स ग्रामर के गाइड करूंगी, यू विल राइट मेंशन ऑल दोज रूल इन दैट पार्ट, ताकि जब रिवाइज करने हो आपको पता हो कि आपकी राइटिंग में ये गलतियां करते हैं. हर इंडिविजुअल का एक स्टाइल होता है, हर इंडिविजुअल की खास पर्टिकुलर, पास पढ़ गई दफा ही। उस पर्टिकुलर मिस्टेक हर इंडिविजुअल कर रहा होता है. यानी कि सम स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स यूजिंग मॉडल वर्ब्स. तो आप जब सारी मिस्टेक्स एक जगह पे लिख रहे होंगे, सो यू नो कि अच्छा मैं ये मिस्टेक करता हूँ. आफ्टर द क्लासेस या जब भी आपके पास टाइम हो, यू कैन रिवाइज दोज मिस्टेक्स. आप रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये गलतियां होती है, इसको ऐसे करेक्ट करना है. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ठीक हो जाती हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Another thing is that whenever you submit your home task, always submit in MS Word. आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे रीजन बताई थी कि ही डजंट हैव लैपटॉप. इट्स ओके, ट्राई टू मैनेज इट. क्योंकि आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट होना है, तो जब मोबाइल पे आप टाइपिंग करते हैं तो मोबाइल टाइपिंग तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना. वहां पे आपका कीबोर्ड्स होंगे, यू आर सपोज टू यूज दोज कीबोर्ड्स. सो ट्राई टू प्रैक्टिस राइटिंग ऑन कंप्यूटर और इन लैपटॉप्स, so that you can be habitual of using keyboards की जो कीज है उसकी आपकी हैंडलिंग इजीली हो जाए. आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे कीज को. एक ये रीजन भी है, दूसरी रीजन ये है कि चेक करना आसान हो जाता है राइटिंग को. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. जैसे मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई है, मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ. आपसे मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि राइटिंग में क्यों आपको कहने का मैं MS वर्ड में सबमिट करूँ. जैसे आपने व्हाट्सएप में की, मैं गाइड तो कर दूंगी, बट वो ना रिकॉर्ड नहीं रहता. जैसे कि यहाँ पे ना स्टूडेंट टेस्ट, यहाँ पे मैं आपको कोई राइटिंग खोल के ओपन दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम ये ओपन कर लेते हैं. अब जैसे स्टूडेंट ने मुझे टास्क सबमिट करवाया था अपना, ये बहुत पुरानी स्टूडेंट है. तो जब मैंने इनको गाइड किया तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये आपने ऐड करना था, ये मिस्टेक है, इसको ऐड कर दिया. अब ये फाइल उनके पास भी सेव होगी. अब वो इसको देख सकेंगी, बाद में इसको करेक्ट कर सकेंगी.
जब आप मुझे मोबाइल में भेजते हैं ना, वो मैं आपको ऑडियो में गाइड कर देती हूँ। ऑडियो में तो इतनी ज़्यादा बात समझ नहीं आती है। दूसरे वो रिकॉर्ड नहीं रहता, वो आपसे ऑडियो में से डिलीट हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड रह जाते हैं कि अच्छा ये गलती थी, इसको ऐसे करेक्ट करना था। और मेरे लिए आसान भी होता है गाइड करना, क्रॉस करना, राइट करना। वहां पे मैं कहाँ लिखूंगी, मैं सारी बातें ऑडियो में कैसे एक्सप्लेन करूंगी, मेरे लिए बहुत ज़रा हेक्टिक हो जाता है। ये ज़रा इजी हो जाता है इस तरह से फीडबैक देना। तो ट्राई क्या करें, आप मुझे MS वर्ड में दें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी होगा। ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम, बट मेरे पास तो अभी मोबाइल है यूज में, तो जी जी, आपने मुझे बताया हुआ है, कोई मतलब बात मैं उसको नहीं। जी। चलो ठीक है। जी मैं डॉक डॉक का जो गूगल डॉक है, एक ऐप है मोबाइल में इंस्टॉल होता है, तो उससे इमेज में फॉर्म में सेंड हो सकता है फाइल। अच्छा, अगर सही कह रहे हैं तो आप। उसको मैं ट्राई कर लूंगा। नहीं, जी आप ना इमेज के फॉर्म में मुझे ना भेजिएगा, आप जिस तरह भेज रहे हो उसी तरह भेज दीजिएगा, मैं उसे खुद ही MS वर्ड में जो है पेस्ट कर लूंगी। फिर आपको जब लैपटॉप अरेंज हो जाएगा, फिर आप उस पर कोशिश कीजिएगा टाइप करने की, ठीक है। चलिए, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, थैंक यू। Today we are going to discuss coherence and cohesion. That is the criteria of writing. In the first class, I have mentioned about the whole criteria. मैं इसे एक बार रिवाइज कर देती हूँ। राइटिंग टास्क में क्राइटेरिया है। हर जो आपकी स्किल है आइल्स में, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, दे चेक योर स्किल्स बेस्ड ऑन आर क्राइटेरिया। ऐसे नहीं कि रैंडमली वो बैंड नहीं दे रहे होते कि बस रीड आउट करके हम बैंड दे दिए, नो, इट डजेंट हैपन। होता क्या है कि देयर इज अ फोर क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड वन कोहेरेंस एंड कोहेजन, थर्ड वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, द फोर्थ वन इज वोकैबुलरी। तो वो चारों चीजें हर क्वेश्चन में चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीजें हैं या सेकंड क्वेश्चन में ये हैं या नहीं, सब में वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो बैंड असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये देखना है कि कोहेरेंस होता क्या है। कोहेरेंस के बारे में आप में से किसी को पता है? कहीं आपने पहले कभी कोई नॉलेज है इस बारे में? आयशा है, मोहम्मद जुबैर, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे इस बारे में कुछ? नो मैम, हमें नहीं पता। मैम यस मैम, आइडियाज मैं बताता हूँ थोड़ा। जी जी, बताएं। पिछले आइडिया उनको जी कोई कोहेजन। ऐसा वर्ड है जिसको हम कनेक्ट ये करते हैं। वन बाय वन बोले ना? जी जी। नो मैम, ठीक है, ओके जुबैर। आप बताएं मुस्तफा कमाल, आप क्या कहने लगे थे? यस जी जी। जी। कोहेरेंस एंड कोहेजन ये है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस आपस में रिलेटिव हो यानी रेलेवेंट हो, और मतलब एक ही आइडिया को डिस्क्राइब करता हो। ओके। एंड कोहियन, ये तो आपने कोहेरेंस का बता दिया, कोहियन क्या है? चलिए ठीक है, वेरी गुड, कोहेजन आप सबने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। बस यही दोनों का जी जी। कंबाइनली बता दिए। ठीक है, थैंक यू मुस्तफा, वेरी गुड आंसर। अच्छा, इसको अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो इट इज कॉल्ड यूनिटी। कि हाउ टू क्रिएट यूनिटी इन योर टेक्स्ट, हमने बहुत दफा, आपने भी इंग्लिश कहीं ना कहीं हमने किसी सेमेस्टर में पढ़ी होगी। You will also have heard this word unity, to create unity in your writing. So how to create? अब एक राइटिंग में यूनिटी का क्या मतलब है, यूनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि विदाउट यूनिटी देयर इज नो राइटिंग। अ राइटिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पीस ऑफ राइटिंग until and unless there is a unity। यानी कि राइटिंग हम राइटिंग समझ ही नहीं सकते जब तक उसमें यूनिटी ना हो। तो यूनिटी क्या होती है? कोहेजन एंड कोहेरेंस, इन दो तरीकों से यूनिटी क्रिएट की जाती है, इन टू लेवल्स पे। कोहेरेंस बहुत आसान सी बात है। कोहेरेंस मीन्स थमेटिक यूनिटी। थमेटिक मीन्स, जो कि मुस्तफा ने भी एक्सप्लेन किया, थमेटिक मीन्स देयर मस्ट बी यूनिटी इन थीम्स, इन आइडियाज। इट मीन्स दैट होल ऐसे मस्ट रिवॉल्व अराउंड ओनली अ सिंगल टॉपिक, एक टॉपिक पे पूरा ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन। आप मोबाइल के हार्मफुल इफेक्ट्स पे ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने इसमें मोबाइल के बेनिफिट्स की बात नहीं करनी। पूरा ऐसे आपके हार्मफुल इफेक्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, अगर ये ऐसे का टॉपिक है। हम क्या करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन पे बात करते करते हम एडवाइस भी करना शुरू करते हैं इन द लास्ट पैराग्राफ, कि व्हाट शुड चिल्ड्रन डू, व्हाट शुड पेरेंट्स डू, कि उन्हें ये करना चाहिए। देखिए, वो ऐसे भी एडवाइस से रिलेटेड नहीं है। आपसे किसी ने नसीहत करने का नहीं कहा, बताएं उनको ये करना चाहिए या नहीं।
अगर टॉपिक है दे आर जस्ट आस्किंग यू टू टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स, जस्ट वो लिख कर आप आ जाएं। अच्छा, इसके बाद आप इसके हार्मफुल इफेक्ट, एक फायदा नुकसान आप लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे। सो डिवाइड योर होल एसे इनटू द डिफरेंट पैराग्राफ एंड देयर मस्ट बी वन आइडिया इन द वन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में अगर आप एक नुकसान की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने टॉपिक सेंटेंस में एक नुकसान लिख दिया, तो बस उसी नुकसान को आप डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक सेंटेंस में लिखा है ना कि देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस, तो फिर आप पूरे पैराग्राफ में मैनी डिसएडवांटेजेस का जिक्र कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया और पूरे ऐसे में सिर्फ एक ही टॉपिक होना चाहिए। इट इज कॉल्ड कोहेरेंस, थेमेटिक यूनिटी। कोहेजन क्या है? कोहेजन मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिटी। इट मीन्स दैट वन सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड विद अनदर सेंटेंस और वन पैराग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड विद अनदर पैराग्राफ। मुसलसल जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसे कहते हैं कोहेजन। अब ये बात हमें समझ आ गई, बट ये पैदा कैसे करना है? सबसे पहले हम कोहेजन को देखेंगे, फिर उसके बाद कोहेरेंस को देखेंगे। क्योंकि अगर आपकी कोहेजन ठीक हो जाए तो बहुत जगह पे कोहेरेंस खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। यानी कि कोहेरेंस, कोहेजन पैदा करने से भी ऐसे में कोहेरेंस आ जाती है। ये दोनों भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो पहले हम कोहेजन को देखते हैं। कोहेजन डेवलप करने के देयर आर द फोर मेथड्स, चार मेथड्स हैं। हम उनमें से, सॉरी 7 है, पहले भी हम देख लेते हैं। ये मैंने वैसे लिखा हुआ है क्राइटेरिया, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये आप लोग यूज करते रहे हैं। यू ऑल हैव आइडिया अबाउट इट एंड माइट बी यू हैव आल्सो मेमोराइज सम ऑफ द डिवाइसेस। सो नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द डिवाइसेस। इसमें है कि टू ऐड, अब इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करना है, आप इन सब का यूज ऑलरेडी भी कर रहे हैं, आपके नॉलेज में है। एंड है, देन है, बिसाइड्स है, फर्दर मोर, मोर एवर, ये सारे आप यूज कर रहे हैं। आपने इसमें से ये मेमोराइज नहीं करने, चंद एक को आप याद रख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप एंड यूज कर रहे हैं, बिसाइड्स अच्छा वर्ड है, अलावा। तो आप इसमें से ना इसे फाइल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आप स्क्रीनशॉट को अपने पास रखेंगे और जब भी राइटिंग में आप कर रहे हैं तो यहाँ से देख के यूज कर लेंगे। यूज करने से चीजें याद रह जाती हैं। वैसे इफ यू ट्राई टू मेमोराइज द वर्ड्स यू विल फॉरगेट। इफ यू ट्राई टू अप्लाई देम इन योर राइटिंग यू विल एबल टू कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम एज वेल। कंपेयर करना है तो वेयर एज, बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, जो वर्ड इजी है उनको याद रख लें, जो मुश्किल लग रहे हैं वो छोड़ दें। आपको इस समय से मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। एक तो मैंने ये बताना है कि बट, ये फॉर और सिंस के बारे में बताना है। ये सारे वर्ड्स आपको पता है। येट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है। बाकी हल्का सा हम देख लेते हैं। टू प्रूव, कंपेयर का मतलब है टू आइडियाज को कंपेयर करना है। आप एक बात कह रहे हैं, उससे ऑपोजिट कुछ कह रहे हैं, तो आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, या सिमिलर भी है तो भी कंपैरिजन क्रिएट हो सकता है। आपने प्रूव, अच्छा ये सबसे ज्यादा यूज होता है राइटिंग में, आइल्स की राइटिंग में। और टू प्रूव, प्रूव तो हमने लाजमी करना है। जब भी कोई टॉपिक सेंटेंस, आई हैव डिस्क्राइब व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस एंड यू हैव आल्सो प्रैक्टिस हाउ टू मेक अ टॉपिक सेंटेंस बिफोर ईच एंड एवरी पैराग्राफ, वो आपको पता चल गया। वैसे से उसकी मजीद प्रैक्टिस होती रहेगी। तो कल हमने देखा था कि टॉपिक सेंटेंस को हमने प्रूव भी करना होता है। जब भी आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे पैराग्राफ में यू विल आल्सो प्रूव इट। सो हाउ यू विल प्रूव इट, उसमें में हमने डिस्कस किया था कि 4-5 हमने चीजें देखी थी, इनके थ्रू हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और हम देखा था कोई ना कोई हमने ट्रांजिशनल डिवाइस भी लगानी, जैसे कल मैंने लगाई थी एडिशनली, प्राइमरीली। तो आप पे प्रूव करने के लिए जो डिवाइसेस लगानी है बिकॉज लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है, मोर एवर, मजीद की बात इस तरह का है, बिसाइड्स, या सिंस ऑफ, और इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड पर जाके। एक्सेप्शन शो करनी है आपने कि ऑल्दो ऑनलाइन देयर इज आप यू वर राइटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। अब आपने कहना है कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट स्कूल्स, बट दाओ, अगरचा, लेकिन डिस्पार्ट्स ऑफ दिस बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। आपने कुछ एक्सेप्शन बतानी है कि इसके फायदे भी हैं, लेकिन कह के ना आप एक्सेप्शन बता सकते हैं। यट कह सकते हैं, स्टिल कह सकते हैं, स्पाइट ऑफ कह सकते हैं, डिस्पाइट कह सकते हैं। तो ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं। टाइम बताना है तो हम तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली के आदी होते हैं, लेकिन हम इसका भी टाइम शो कर सकते हैं। देयर आफ्टर, सून, पहले एक पॉइंट लिखे देयर आफ्टर, इसके बाद ये बात है, सून, फाइनली, लेटर, इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। रिपीट करना है तो इन ब्रीफ, यानी कि हमने जब ये सारे, तो एज आई हैव सेड ये स्पीकिंग में यूज होते हैं। स्पीकिंग के क्राइटेरिया में भी कोहेरेंस एंड कोहेजन, यानी कि उस क्राइटेरिया में वो भी शामिल है।
तो इनका हमें बोलते हुए भी इसका ख्याल रखना है, तो बोलते हुए एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। किसी बात पे जोर देना है तो आप ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं। इंडीड का मतलब होता है बेशक। अब्सोल्युटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे। सर्टनली होता है यकीनन। बाकी सबके मीनिंग आपको पता ही थे, इसलिए मैंने उनको मेंशन किया। इंस्पाइट ऑफ होता है की बजाय। डिस्पाइट का मतलब होता है की बजाय। ऑब्वियसली होता है जाहिर है। एविडेंटली होता है सबूत के साथ, प्रूफ आप जब कर रहे हो। बाकी सबके मीनिंग्स भी आपको आता है। डेमोन्स्ट्रेट, इलिस्ट्रेट, ये होता है मिसाल देना, कंक्लूड। यट, सिंस और फॉर को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बेटा आपने हमेशा क्योंकि के लिए लफ्ज यूज किया है बिकॉज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए आप और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर। आपको पता है फॉर का मतलब ही क्योंकि होता है। हालांकि आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। मैंने दो सेंटेंसेस लिख के आपको समझाती हूँ। पहले एक बात सुनिएगा। आप लोगों ने छोटे होते पढ़े होंगे कंजंक्शन। आप अपने बचपन की, अपने पीछे प्राइमरी क्लास की ग्रामर निकाल के देख लें, आपने वहाँ कंजंक्शंस पढ़े होंगे। कंजंक्शन में आपने एक टाइप पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देयर आर ओनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन कंप्लीट इंग्लिश। पूरी इंग्लिश ग्रामर में है ही 7 जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इवन वन क्लास में, टू क्लास में जब हमें पढ़ाया जाता है तो वही 7 कंजंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। उनमें से एक कंजंक्शन है फॉर। लेकिन बस हमने तब लर्न नहीं किया था कि इसका मतलब क्यों क्यों होता है। हमें फॉर एज अ preposition पता है। फॉर एग्जाम्पल आई। ये बात मेरी ना खामोशी से सुनिएगा। ना समझ आई ना तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई बेक केक फॉर यू। मैंने आपके लिए खाना पकाया है। तो यहाँ फॉर का मतलब क्या है, के लिए। तो फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस किया है। कंजक्शन जो है वो टू क्लासेस को, टू आइडियाज को आपस में कंबाइन कर रहा होता है। जबकि प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नाउन को वर्ब के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। यानी कि दो वर्ड्स के दरमियान यूज होती है एक ही सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें, फॉर का मतलब तो क्योंकि सॉरी के लिए है, और ये एक ही सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है। नाउन को या प्रोनाउन को, यू को या वर्ब के साथ कनेक्ट करेगा। बेक पकाया किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो ये फिर कंजंक्शन कैसे हैं। हमने कभी छोटे होते टीचर से क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि टीचर ये फॉर तो के लिए प्रेपोजिशन होती हैं, हम इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यों पढ़ते हैं। आज आप घर जाके नेट पे ब्राउज कीजिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसमें आपको फॉर नजर आएगा। फिर आप गौर कीजिएगा कि ये कंजंक्शन कैसे हैं। यानी कि कंजंक्शन फिर ये किस तरह, कंजंक्शन तब होता है जब इसको हम क्योंकि की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर मैं सेंटेंस लिख रही होती हूँ, आई विल कंडक्ट योर क्लास लेटर टुडे फॉर आई एम इल। आई कुडंट अटेंड योर क्लास फॉर आई एम इल। तो फॉर जो है वो के लिए यूज होता है। शायद आपने कभी, आपको याद हो, बुक्स में पढ़ा होगा। नॉवेल में इसका बहुत यूज होता है। मैं चूंकि लिटरेचर की भी हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है कि नॉवेल्स में ये यूज होता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं आई बेक केक फॉर यू। अब हम देखते हैं फॉर का यूज, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। फॉर आप के क्योंकि के लिए जहां भी बिकॉज लगाते हैं ना सिंपल अल्फाज में, वहां पे आप फॉर आज से लगाना शुरू कर दें, हर जगह करेक्ट होगा। जहां जहां भी बिकॉज आता है वहां वहां फॉर लगा लें। फॉर एग्जाम्पल आई स्लेप्ट अर्ली। मैं जल्दी सो गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो आप कहते हैं फॉर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो जहां भी बिकॉज आता है आज से आपने फॉर लगाना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा भी इसका यूज है। इसके अलावा हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज फॉर के अलावा, सिंस। सिंस आप लोगों ने ना परफेक्ट में भी यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सिंस का यूज करते हैं। वहां इसका इस्तेमाल कुछ और है, इसका मीनिंग वहां पे कुछ और है। जब हम कभी टेंसेस रिवाइज करेंगे तब मैं आपको वहां पे सिंस का यूज बताऊंगी। अभी सिंस का एक और इस्तेमाल भी है, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंस का मतलब होता है क्योंकि। उर्दू में भी क्योंकि और चूंकि दो लफ्ज है ना। तो चूंकि, चे वाले चूंकि की इंग्लिश है सिंस। तो आप सिंस जो है वो भी क्योंकि और चूंकि दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे उर्दू में सेम होता है, इंग्लिश में बिकॉज और सिंस का मतलब सेम होता है। तो बिकॉज, फॉर, सिंस।
आप ये सारे वर्ड एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड है एज। एज भी क्योंकि के तौर पे इस्तेमाल होता है। एज में अक्सर आप लोग के मैसेज में लिखा भी होगा आप लोगों का, एज यू हैव शोड इंटरेस्ट इन आईएलटीएस कोर्स, जैसा कि क्योंकि आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, दैट्स व्हाई आई एम टेक्सटिंग यू। फिर मैं आगे पूरी बात कर देती हूँ। तो एज का मतलब क्योंकि के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो एज सिंस फॉर आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज की जगह। अच्छा, एक आपको मैंने ये बात बतानी थी, और एक मैंने आपको बताना है यट का यूज। याद रखिएगा यट का जो है ना यूज, इसको आपने कभी भी ऐसे सेंटेंस में यूज नहीं करना जहां पे दाओ या आल दो आ रहे हैं। आल दो और दाओ का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं अगरचा, जब हमने ऑपोजिट बात करनी हो। आल्दो आई वॉज नॉट हैप्पी विद यू, अगरचे मैं आपसे खुश नहीं थी, आई वेलकम्ड यू, मैंने फिर भी आपको वेलकम किया। तो फिर भी अगरचे के लिए हम दो और आल्दो का वर्ड यूज करते हैं। पर जहां पे हम आल्दो और दो लगाते हैं वहां पे यट उस सेंटेंस में नहीं लगाना, गलत होता है, रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्यों है, इसमें बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये कभी आपको ग्रामर कोर्स में अगर कभी पार्टिसिपेट आप करें तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्योंकि सिंपल फॉर्म में ये बात है कि आल्दो और दो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये भी, तो दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं, या तो फिर आप अनदर क्लास उसके साथ अटैच करें। तो ये मैंने जरा साइंटिफिकली आपको बता दिया, तो एक्सप्लेन नहीं किया इस बात को, बस आप यही याद रख लें। आपने इतना याद रखना है कि दाऊ आल्दो जिस सेंटेंस में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वहां पे यट नहीं लगाना है, यट को आपने अकेले लगाना है। यट के भी दो इस्तेमाल हैं। यट कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है, जब हमने लेकिन फिर भी कहना होता है हम यट कह देते हैं। यट एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यट जब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है अभी तक। यू हैवेंट सबमिटेड योर टास्क यट। यट मतलब अभी तक आप लोगों ने सबमिट नहीं करवाया। यू हैवेंट ज्वाइन द क्लास यट, अभी तक। तो यट का मतलब अभी तक भी है, और यट का मतलब फिर भी, लेकिन, इसके ये भी मतलब है जब ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपने घर जाके आज कंजक्शन पे अच्छी तरीके से दोबारा से अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। एनी क्वेश्चन? मुस्तफ़ा, लुमना, यस जुबैर? मैम, ये जो ये जी जी जी। जी, जी ये पूछिए आप। एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकता है। अ, जी, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, यट के बारे में? यट के बारे में जी। हाँ जी, आपने यट। कहा कि जी कंजंक्शन जी, भी है ये एज और एन एडवर्ब भी इस्तेमाल एडवर्ब होता बोला। है। जी जी, ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है। जब ये एज एन जी, एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है अभी तक, टाइम के लिए यूज होता है। आपको पता है एडवर्ब जितने भी अच्छा हैं, वो टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवर्ब जितने भी है टाइम के लिए। मतलब चलिए। जितने भी नहीं है, मतलब टाइम के लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है वो सारे एडवर्ब होते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। वैसे एडवर्ब को और भी बहुत सारे अच्छा पर्पसेस अच्छा, हैं, जी ठीक लेकिन है। जो भी लफ्ज टाइम के लिए यूज हो जाए वो फिर एडवर्ब होता है। अब समझ आया। ठीक है, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछते हैं? मैम कंजंक्शन में क्या मीनिंग होगा इसका? कंजंक्शन इसका मतलब होगा फिर भी, लेकिन, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि आई डिडंट लाइक टू टेक टी, यट आई टुक टूडे। या आप कह सकते हैं आई वॉज बिजी यट आई अटेंडेड योर कॉल, मैं बिजी थी लेकिन मैंने फिर भी आपकी कॉल अटेंड की है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप यट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम ना, ये स्टिल का मतलब भी यट है, यट की तरह है मतलब, नहीं दोनों नहीं एक नहीं है। नहीं, ये तो मैंने यट वाली बात तो वैसे अलग से बताई है आपको, सिंस का मतलब हाँ। यट की तरह नहीं है। सिंस का मतलब है चूंकि। ये नो मैंने नो मैम, स्टिल, हाँ जी। स्टिल बस। मुझे आपको वर्ड समझ स्टिल नहीं आ रहा। स्टिल STIL। क्या चीज? स्टिल कह रहे हैं, स्टिल। हाँ, स्टील, स्टिल। स्टील, हाँ जी। स्टील भी जो है वो आप फिर भी के लिए हम यूज करते हैं स्टील, लेकिन वो एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता बस, लेकिन उसका मतलब यस। मीनिंग वही है, आप सही कह रहे हैं। इन सब का मतलब सेम है। ठीक अच्छा है। मतलब ये स्टिल और ये अच्छा। हाँ जी। अच्छा मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था मैम जी के, जी जी। आ, ये आपने कहा कि जो कंजंक्शन है सिर्फ टू आइडियाज को कनेक्ट करते हैं,
तो मतलब हम जब नाउन्स लेते हैं कि अली एंड अकबर एक्सेट्रा इस तरह के, तो हम्म। नाउन्स भी कनेक्ट है। जी जी। हम्म, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आप जी ये तो बोलना सिर्फ चाह रहे आइडियाज हैं कनेक्ट कि है यस मतलब एंड नाउन। जो है, जी जी जी, आप कहने का एंड आल्सो कनेक्ट्स टू नाउन्स। एक्चुअली वो नाउन भी होते हैं, लेकिन वो बेसिकली उस वक्त एज अ यूनिट यूज हो रहे होते हैं, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई गो टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाती हूँ, अली भी स्कूल जाती है, दीज आर टू सेंटेंसेस। हमने इनको कंबाइन कर दिया, इसे कहते हैं एम्बेडिंग करना। हमने एम्बेड कर दिया क्योंकि दोनों ही स्कूल जा रहे थे, हमने इकट्ठा कर दिया, अली एंड आई गो टू स्कूल। तो बेसिकली अली एंड आई बोथ आर सब्जेक्ट्स, देयर आर टू आइडियाज। दो आइडियाज है जिनको कंजक्शन ने कनेक्ट किया है। यानी कि अली के बारे में, अली ने एक सब्जेक्ट है, जिसने एक एक्शन परफॉर्म किया कि वो स्कूल गया या जाता है। और मैं हूँ, मेरा भी एक पूरा सब्जेक्ट और मेरा भी एक पूरा एक्शन है जो मैंने परफॉर्म करती हूँ। तो दो कंप्लीट आइडियाज हैं, उनको हमने कंबाइन किया है। चूंकि उनका वर्ब सेम था तो हमने फिर दो दफा लिखा नहीं है, लेकिन है कि दोनों ने एक्शन परफॉर्म किए हैं। जब आइडिया सेम है उनको इम्बेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अब आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी, एंड अब मैंने आपके बारे में बात करनी है, क्योंकि नाम चेंज करते हुए, आई स्लेप्ट एंड लुबना कुक टुडे, मैं सो गई थी और लुबना ने खाना पकाया। लेकिन अगर मैंने ही वो काम किया हो, आई स्लेप्ट एंड कुक लेटर, मैंने बाद में खाना पकाया, तो अब चूंकि काम करने वाली सेम है तो हमने आई रिपीट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आई है नहीं, आई लिखा हुआ है, मौजूद है, बस हम बोलते नहीं, रेपिटेशन इंग्लिश में हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पे आई मौजूद है। जैसे कि अगर मैं लुबना लिखूं, आई स्लेप्ट एंड लुबना कुक, मैं सोई हुई थी और लुबना खाना पकाया, मतलब उस टाइम पकाया उसने। आई स्लेप्ट, मैं सोई और लुबना ने खाना पकाया। तो मैं यहाँ लुबना लिखूंगी अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले मौजूद होता है, पर चूंकि वो सेम होता है तो हम दो दो दफा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक दफा लुबना कह दिया कि लुबना इज माई स्टूडेंट, फुल स्टॉप, लुबना टेक्स क्लासेस, लुबना डैश, बार बार लुबना लुबना तो नहीं ना कहूंगी, मैं शी कहना शुरू कर देती हूँ, शी। तो इंग्लिश में हम हमेशा रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं। तो बेसिकली वो कंप्लीट टू आइडियाज हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट्स ने सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर हम अलग अलग लिखते नहीं हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, आई टोटली पिक यू अप बिकॉज असल में ना ये मतलब दो सेंटेंसेस थे, लेकिन हमने उसको रिड्यूस करके जी जी, एंड के शाबाश। जरिए, हाँ ठीक है। कंजंक्शन के जरिए। ठीक है। जी थैंक तो यू थैंक जुबैर, आयशा, आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया? आपको कंसेप्ट आ रहे हैं? Yes, ma'am. थैंक यू। आयशा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और शुड आई मूव फॉरवर्ड? जी प्लीज मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू। चैट में मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा, वो मैं करती हूँ एक्सप्लेन जुबैर आपको। Okay, ma'am. आप मुझसे डायरेक्ट भी वैसे पूछ सकते हैं, कभी कभी होता है चैट में नहीं भी देख पा रही होती हूँ। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैंने खोल लिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिंकिंग वर्ड्स एंड कंजंक्शंस। जैसे कंजंक्शंस का जिक्र मैंने अभी भी किया है, कंजंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आइल्स। यानी कि इफ यू डोंट नो, यू डोंट हैव कमांड ओवर कंजंक्शंस, यू कांट पास राइटिंग टास्क इन आइल्स। पूरी राइटिंग टास्क में जो कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके ना बहुत सारे यूजेस हैं। अभी तो आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि हम अपनी राइटिंग में इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, दो आइडियाज को यूजिंग कंजंक्शन। कंजक्शन से कंसाइजनेस आती है, कंजक्शन से प्रिसाइजनेस आती है, कंजक्शन से कनेक्शंस आते हैं, कंजक्शन से हम रेलिवेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी को कंजक्शन ही नहीं आते होंगे तो मुझे बताएं, उसकी राइटिंग का तो फिर बेड़ा गर्क हो गया ना। तो आपने याद से लाजमी कंजक्शन के टॉपिक को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क इन क्लास। हाउएवर, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरह से इट हेल्प्स टू कनेक्ट द आइडियाज। हमने अपनी राइटिंग में ना कनेक्शन डेवलप करना है, यानी कि हमारे दो तीन सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे छोटे होते हैं हम ऐसे लिखते थे ना, आई हैव अ कैट, माई कैट हैज टू लेग्स, जैसे फोर लेग्स होती हैं उसकी।
तो हमने आई माई द कलर ऑफ माई कैट इज ब्राउन, तो ये ना हम ऐसे लिख के आ जाते पेपर में 1 to 10 लाइन्स। तो हम यूँ अलग अलग लिखते थे, 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो वो ऐसे नहीं होता था बेसिकली, वो होता था एक टॉपिक पे हमने 1 to 10 लाइन मेमोराइज को लिख कर आ गए हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें जो जो भी सेंटेंस लिखना है तो एक सेंटेंस में जब हम दूसरा सेंटेंस लिखना है तो हमें इसको आपस में जोड़ना है। अब हम हमेशा ट्रांजिशन डिवाइस तो नहीं लगाएंगे, तो ऑकवर्ड लगेगा। मैं एक बात को उसको कहूँगा मोर एवर, फिर अगली बात फर्दर मोर, फिर अगली बात फिर हाउ एवर, कितना अजीब ऑकवर्ड सा लगता है। तो हमेशा हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस हर एक सेंटेंस के बाद नहीं लगा सकते हैं। तो फिर हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं ताकि ऑकवर्ड ना लगे लेकिन हमारा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ जाए। कंजंक्शन का भी यही रोल होता है। अब जैसे कि आप 2 कलर्स में लिखा हुआ सेंटेंस देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है चिल्ड्रन हु स्पेंड। अभी एक टॉपिक था आइल्स में, एक टॉपिक आता है बच्चों के हवाले से, स्क्रीन टाइमिंग के हवाले से, उस पर मैंने कुछ एग्जाम, एक ही टॉपिक पर सारी एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। तो चिल्ड्रन हु स्पेंड प्रोलॉन्ग पीरियड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट। ये एक कंबाइंड सेंटेंस है, ये इसमें कोहियन है। आप इस सेंटेंस को देखें अभी, ये इसको इग्नोर करना जो ऊपर लिखा हुआ है। ये असल में 2 सेंटेंसेस थे। बच्चे, चिल्ड्रन स्पेंड प्रोलॉन्ग पीरियड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, बच्चे अपना टाइम स्क्रीन के आगे बैठ के बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। फिर अगला सेंटेंस है चिल्ड्रन आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसे बच्चे में ज़्यादा इस बात का रिस्क होता है कि उनके अंदर नफसियाती मसाइल आ जाएं। तो ये 2 सेंटेंस थे। तो मैंने ये देखा कि 2 दफ़ा चिल्ड्रन चिल्ड्रन आ रहा है। पहले से जो जिस बारे में बात हो रही है वो भी बच्चों के बारे में बात हो रही है, दूसरी बात भी बच्चों के बारे में। तो वाई आई कांट कनेक्ट देम। जब दो आइडियाज एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो हम उसको जोड़ देते हैं आपस में। हम जोड़ते कैसे हैं? कंजंक्शन का यूज करके। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं एक सब्जेक्ट को यहाँ से काट दिया। मैंने कहा कि 2 दफा है तो मैं इसको एक ही दफा लिखूंगी। जब एक दफा लिखना है तो ज्यादा पता फुल स्टॉप भी नहीं हट गया। दोनों को जोड़ दिया तो फुल स्टॉप तो बस फिर एक दफा लगेगा ना। अच्छा, अब मैं इसको जोड़ूंगी कैसे? मैं कहूंगी बच्चे, देखे मैं 2 उर्दू में फिक्रे पहले बोलती हूँ। बच्चे स्क्रीन के आगे वक्त गुजारते हैं, बच्चों में नफसियाती मसाइल होते हैं। 2 फिक्रे बोले, इनको मैं अब जोड़ूंगी। बच्चे, वो बच्चे जो स्क्रीन के आगे ज्यादा टाइम गुजारते हैं उनमें नफसियाती मसाइल होते हैं। तो जो बच्चे, जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया उसके लिए इंग्लिश में मैं हु लगाऊंगी, चिल्ड्रन। अब ये एक सेंटेंस अलग हो गया, चिल्ड्रन हु स्पेंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स। यहाँ तक ये एक सेंटेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जोड़ देंगे आर एट द रिस्क। अब दोबारा बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा चिल्ड्रन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो, क्योंकि हमने उस चिल्ड्रन को, जो हमने निकाला था ना, हमने हर लफ्ज का मीनिंग देना होता है। जब मैंने चिल्ड्रन यहाँ से उड़ाया, गायब किया, तो उसकी कुछ सेंस तो देनी है ना। उसकी सेंस मैंने किस तरह दी? हु लगा के। जैसे कि मैं कहूँ वो मेरी एक स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जाम्पल वो मेरी स्टूडेंट है, वो बीमार है। अब 2 दफा वो कहा मैंने। मैं ये भी कह सकती हूँ मेरी जो स्टूडेंट बीमार, सॉरी, वो जो मेरी स्टूडेंट है वो बीमार है। तो मैं जो लगा दूंगी उसकी जगह पे, उस लड़की का नाम ले लीजिए, जो लगा दूंगी, ठीक है। तो हम जो भी लगा देते हैं बात को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह सारे कंजक्शन जो हैं वो 2 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। आज आपका होम टास्क ये है, आज हम बस इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमने आज 2 रूल्स पढ़ लिए। बाकी भी हैं वो हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आपको होम टास्क ये है कि यूजिंग ऑल कंजक्शन, मैं आपको कुछ नॉमिनेट कर देती हूँ। यू कैन कनेक्ट द 2 आइडियाज यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलोन। आपने ऐसा करना है, 2 सेंटेंसेस कोई भी अपने माइंड से क्रिएट करके पहले 2 सेंटेंसेस लिखने। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव 1 सेंटेंस, ऐसे आप हेडिंग देंगे, नंबर देंगे, 1.1 देंगे। एक सेंटेंस आप राइट करेंगे और दूसरा सेंटेंस, 2 अलग अलग सेंटेंस। फिर आप उनको यहाँ पे कंबाइन करेंगे यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके इन दोनों को जोड़ना है। एक सेंटेंस लगाना है, फिर यहाँ कोई कंजक्शन लगाना है, फिर कोई दूसरा सेंटेंस लगा के इन दोनों को जोड़ देना है। इस तरह ही फिर हमें दूसरी एग्जाम्पल देनी है। इसमें आपने पहले एक सेंटेंस लिखेंगे कोई सा, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर तीसरी एग्जाम्पल। इस तरह आपने मुझे टोटल 5 एग्जाम्पल लिख कर दिखानी है।
गलत होंगी कोई बात नहीं, जब आप गलत करके लाएंगे तो ही हम उनको कल क्लास में डिस्कस करेंगे और आपकी ठीक होंगी और आपको बहुत सारे कंजक्शंस का यूजेस का भी पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? टास्क यस समझ आ मैम। गया यस सबको? मैम, राइट। ठीक है, वेरी जी गुड। जी जी, मैंने नोट किया जी। ठीक है, थैंक यू। मैम सब ऑर्डिनरी कंजक्शंस कौन से होते हैं? अच्छा, ये 17 है तकरीबन। आपको वैसे ये लिस्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। इनमें श्योर। मेनली मैं आपको बता देती हूँ, डब्ल्यू एच से बनने वाले सारे वर्ड जो हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हो, होम, होज, जितने भी हैं। उसके अलावा आल्दो, दाओ, यट्स, ये सारे जो हैं, सॉरी यट नहीं है, आल्दो, दाओ, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बिकॉज, सिंस, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इफ भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके अलावा एज भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वैसे टोटल 17 18 है। बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, बिफोर है, आफ्टर है, और ढेर सारे हैं। तो आप ऐसे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ना ग्रुप में लिस्ट शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, हम स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा इस- मैम, फिर वो जो एट एट वाला जो लिस्ट वो भी शेयर कीजिए, एट वाला जो डॉक्यूमेंट फाइल है आपके साथ। मुझे आपकी समझ नहीं, सॉरी मुस्तफ़ा, कैन यू रिपीट? जी, एट वाला जो हमने किया था ना, एट का यूज सॉरी, यस्टरडे, तो वो भी शेयर कीजिए। हमने कल क्या किया था? मुझे नहीं समझ आया आपने मुझे क्या कहा। आपकी आवाज में ना ऐसे शोर सा होता है, समझ ही नहीं आती है क्या कह रहे हैं आप। एट। अच्छा, ओके 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 अच्छा ओके मैं ओके ओके, फाइन जब फाइन। हाँ, ओके, आई गॉट, आई विल शेयर इंशाल्लाह। हाँ, ओके जी ओके, ठीक है, थैंक नो वरीज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग। अब जब तक मैं फाइल ओपन कर रही हूँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। मीटिंग इज अबाउट टू एंड आफ्टर 1 minute, so you will rejoin after clicking on the same link that I have already shared. Okay.